शाम का समय था। धीरे धीरे अंधेरा प्रकाश को अपनी आगोश में ले रहा था। लोगों का पार्क से अपने घर की तरफ जाना शुरू हो चुका था। फिर भी पार्क में कुछ औरतें, बच्चे और बूढ़े अभी भी थे। कोई खेल रहा था तो कोई घूम रहा था। कुछ औरतें आपस में इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन उसी में सबसे अलग थलग एक कोने में एक बुढ़िया औरत बैठी थी, जो अपने आप में खोई खोई लग रही थी। उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये बुढ़िया औरत यहाँ रोज आती और जब तक उसका दिल करता बैठती, फिर चली जाती। समीर जब भी उस बुढ़िया औरत को देखता, अंदर से टूट सा जाता, क्योंकि जब कभी समीर की माँ दुखी होती थी तो इसी तरह छुप छुप कर रोती थी। समीर के पूछने पर कहती, कहाँ मैं रो रही हूँ। उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करके बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसका बचपन से ख्वाब था कुछ बनकर अपनी माँ की सेवा करूं, लेकिन कम वक्त ऊपर वाले ने उसे इतना भी समय नहीं दिया कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सके। इस बात का उसे बहुत दुख था। इसीलिए वो किसी भी बुढ़िया औरत को तकलीफ में देखकर अंदर से टूट जाता था। उसे अपनी माँ याद आ जाती थी। यही कारण वो जहाँ तक होता सामने वाले की मदद करने की कोशिश करता। समीर उस बुढ़िया औरत के पास जाकर पूछा, माँ जी आप रो क्यों रही हैं? मैं आपकी आंखों में रोज आंसू देखता हूँ, लेकिन आपसे पूछ नहीं पाता था। अगर कोई तकलीफ है तो आप मुझे बता सकती हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे पर विश्वास कर सकती हैं। वो बुढ़िया औरत अपनी अश्कों को साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोना तो मेरे किस्मत में ही लिखा है, इसमें तुम क्या कर सकते हो। माँ जी, इस तरह आप रोज़ रोते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, आप रोया ना करें और हमें अपना बेटा समझकर अपनी तकलीफ बताने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। यह सुनकर बुढ़िया औरत की आंखों से अश्कों के 2 बूंद टपक आए और वो एक लंबी सांस लेकर कहने लगी, बेटा पहले मैं सुनती थी बेटी को पैदा होने से पहले ही उसे कोख में मार दिया जाता था, तो मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन अब मुझे लगता है शायद वो लोग सही करते थे। काश मुझे भी ऊपर वाला बेटी की जगह एक बेटा दिया होता, तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। ये कहकर वो बुढ़िया औरत कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली और अपनी दांतों से होठों को दबाते हुए बोली, बेटा मैं गोरखपुर की रहने वाली एक मुस्लिम औरत हूँ। मेरे निकाह के लगभग 20 साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी मेरी आंचल सुनी थी। ऐसा कोई मंदिर मस्जिद नहीं था जहाँ हम दोनों बच्चे के लिए दुआएं नहीं मांगी हो। कोई ऐसा डॉक्टर या वैद्य नहीं होगा जहाँ दिखाया ना हो। एक दिन ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और एक चांद सी बेटी दी, जिसका नाम हमने जर्रा रखा। आज सोचती हूँ काश जर्रा को मेरे झोली में नहीं दिया होता, तो आज मैं इस हाल में ना होती। उस समय उस बुढ़िया औरत के चेहरे घृणा से भर आए थे। जर्रा मेरी पहली और आखिरी संतान थी, हम दोनों के आंखों की तारा। इसलिए बचपन से उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। यही कारण वो जिद्दी और घमंडी होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि साल भर में ही उसकी तलाक हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सिकन तक नहीं आई। हमने बड़े ही अरमानों से उसका निकाह करवाया था। लड़का बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत था, सरकारी नौकरी करता था, किंतु जरा की घमंड ने उस रिश्ते को परवान चढ़ने से पहले ही उसके पंख काट डाले। कुछ साल बाद उसने एक हिंदू लड़का से प्रेम विवाह कर ली। लड़का अच्छा है, खुद की बिजनेस है, दोनों खुश हैं। हम दोनों को मजबूरी बस इस रिश्ते को मानना पड़ा। आखिर क्या कर सकते थे जब अपनी औलाद ही सही ना हो तो। कुछ दिन पहले की बात है, जरा की एक सहेली ने यहाँ मकान खरीदी, इसलिए वो गांव का मकान बेचवा कर यहाँ मकान ले ली। तब मजबूरी बस हम दोनों पति पत्नी को यहाँ आना पड़ा। एक दिन जरा की कुछ सहेली घर देखने आने वाली थी। उस दिन जब उसके सहेली के आने का वक्त हुआ तो हम दोनों को इस पार्क में भेज दी, जो उसके अब्बू को बहुत दुख लगा। उस दिन उसके अब्बू मकान बेचकर बहुत पछता रहे थे। आखिर अब कर ही क्या सकते थे। उन्हीं दिनों उनकी स्वास्थ्य खराब रहने लगी। उनको जब भी खांसी होता तब जरा बोलने लगती। जरा के अब्बू को इन सब बातों से बहुत तकलीफ होता था। इन सब बातों को लेकर एक दिन जरा के अब्बू जिद करने लगे, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, और हम लोग यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए। जिस दिन हम लोगों को गोरखपुर की ट्रेन पकड़नी थी, उस दिन स्टेशन पर ही उनका गर्दन झूल गया था। लेकिन उसी स्थिति में हम दोनों को ट्रेन पर चढ़ाकर जरा चली गई। एक बार भी नहीं बोली, अब्बू का स्वास्थ्य खराब लग रहा है, आज नहीं जाओ। ट्रेन खुलने के बाद मैं उनको सीट पर सुला दी, और जब शाम में उनको देखी तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मैं अनपढ़ गंवार औरत उस समय डर गई। अब क्या करें, कहीं पुलिस को पता चलेगा तो हमें भी पकड़ कर न ले जाए। इसलिए आधी रात को मैं ट्रेन से उतर गई
और वहाँ से किसी तरह बस से गोरखपुर पहुँची और वहाँ मोहल्ले के कुछ लोग जो रेलवे में काम करते थे उनको बताई। वो लोग बहुत ढूंढे लेकिन उनकी लाश नहीं मिली। पेपर में सिर्फ उनकी फ़ोटो के साथ लिखा था, एक लवारिस लाश ट्रेन में मिली है, लेकिन उनकी लाश का क्या हुआ पता नहीं। बेटा, मुझे इस बात की बहुत दुख है। मेरे शोहर को मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, जिनके साथ मैं सारी ज़िंदगी गुजारी। अंत में उनको एक मुट्ठी मिट्टी तक न दे पाई। जब मैं वहाँ से यहाँ आई तो जरा ने मेरे आते सबसे पहले रुपयों के बारे में पूछी। मैं गुस्से से 3,000 रुपये उसको दे दी और बोली, 1,000 रुपये तुम्हारे अब्बू के क्रियाक्रम में खर्च हुए हैं। बेटा, मुझे पता नहीं था मेरी बेटी अपने अम्मी अब्बू से ज़्यादा रुपयों को महत्व देगी, इसलिए मेरा दिल अब बिल्कुल यहाँ नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए अपनी बहन या गोरखपुर चली जाना चाहती हूँ। वहीं किराए पर एक छोटा सा कमरा लेकर रह लूँगी। यहाँ घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है। मुझे अब जरा के चेहरे से भी नफरत हो गया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। यहाँ से मैं कैसे जाऊँ? मेरे लिए जगह अजनबी है। आज मैं पछता रही हूँ। मेरे शोहर कहते थे, इस मकान को नहीं बेचो, बाद में बहुत पछताओगी। जब तक ये मकान है सारे रिश्तेदार और अपनी बेटी भी पूछेगी, लेकिन जब ये मकान नहीं रहेगा तब कोई नहीं पूछेगा। उस समय मैं उनकी एक न सुनी और आज पछता रही हूँ। जब उनकी बातें मुझे याद आती है तो दिल में एक टीस सी उठने लगती है। दिल करता है आत्महत्या कर लो। काश मैं उनकी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा, मेरा भी अब कितने दिनों की ज़िंदगी रह गई है। मैं सोचती हूँ पता न यहाँ रहने पर मुझे भी मिट्टी नसीब होगी या नहीं। माँ जी, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो आप मेरे घर चलकर रह सकती हैं। मेरी माँ नहीं है। अपनी माँ की सेवा तो नहीं कर सका, लेकिन आपकी सेवा करने से मेरे आत्मा को कुछ शांति मिलेगा। आप जब तक चाहे वहाँ रह सकती हैं। नहीं बेटा, मेरी बेटी जरा को तुम नहीं जानते। उससे जब पता चलेगा वो तमाशा बना देगी। वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और वो उठकर वहाँ से अपनी आंसू पोंछते हुए चली गई। समीर उस बुढ़िया औरत को जाते हुए उस समय तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। उस दिन के बाद वो बुढ़िया औरत दोबारा कभी पार्क में नहीं आई।